हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। बेशक हम इस वीडियो में कम क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ जितने भी क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन आएगा तो उसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे कि आपको हर एक वीडियो के साथ साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यार सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस क्लियर करेंगे सोइल से संबंधित। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो सोइल का बनता है, ये बनता है यहाँ मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो आपको सभी को पता होगा यहाँ जो सोइल शब्द है, तो इसकी उत्पत्ति यहाँ लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। याद रखिएगा कि सोलम यानी जो सोइल होती है अर्थात मृदा होती है, तो मृदा शब्द की उत्पत्ति सोलम शब्द से हुई है, जो कि किस वर्ड का था अर्थात किस भाषा का वर्ड था, लैटिन भाषा का शब्द था। और जो सोलम वर्ड था, ठीक है, इसका अर्थ क्या था, इसका मीन्स क्या था, यहाँ फर्स्ट होता है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, अगर नहीं समझ आया है तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है और सोलम शब्द का अर्थ क्या होता है, फर्स्ट होता है। ठीक है, लाइन क्लियर हुई। एक और बार देख लीजिए कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है और सोलम शब्द का अर्थ क्या होता है, फर्स्ट होता है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन इस लाइन से हमारे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे मृदा के मूल पदार्थ को किस नाम से जाना सा है। ठीक है, याद रखना है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि मृदा का जो मूल पदार्थ होता है तो उसे किस नाम से जाना सा है, उसे बोला सा यहाँ रिगोलिथ बोला सा है। याद रखिए, एक होता है रिगोसोल, एक होता है रिगोलिथ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मूल पदार्थ होता है वो क्या होता है, रिगोलिथ होता है, न कि रिगोसोल होता है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे अकाल को नापा जाता है। ठीक है, जो अकाल पड़ता है तो उसे किसके द्वारा नापा जा सकता है, तो कौन सा होता है, पॉलीमर ड्रॉट इंडेक्स होता है। कौन सा होता है, पॉलीमर ड्रॉट इंडेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि बरसात किस प्रकार के बादलों द्वारा कराई जाती है। अर्थात आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऐसे कौन से बादल है जो कि यहाँ बरसात कराते हैं। ठीक है, हम बरसात कराते हैं या फिर बरसात जिस बादलों के द्वारा होती है उनका नाम बताइए। तो इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर कौन सा होगा, निम्बो स्टेटस बादल। यार हाँ, कौन से होते हैं, निम्बो स्टेटस बादल होते हैं। ठीक है, बादलों के कुछ टाइप होते हैं, उनको हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो अगर आप कमेंट करोगे तो आपके लिए स्पेशल टॉपिक बना दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसके साथ साथ यार हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, याद रखना सभी से मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, उसके लिए एक स्पेशल आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी, जिससे कि आपकी हर एक वीडियो का सॉल्यूशन हो सके, हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, तो यार कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी टॉपिक को अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे खेती की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा संरचना कौन सी होती है। तो यहाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि खेती की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा संरचना कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया जो सबसे बेस्ट सोइल स्ट्रक्चर होती है तो वो कौन सी होती है, तो होती है मृदुकोणीय संरचना होती है। कौन सी होती है यहाँ सोइल स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट, तो होती है मृदुकोणीय संरचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है गेहूं की शुष्क कृषि अर्थात यार हाँ शुष्क कृषि या फिर शुष्क जो क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर पूछा गया है यहाँ शुष्क कृषि हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी होती है, तो होती है D134 या मुक्ता होती है। कौन कौन सी होती है, गेहूं की शुष्क कृषि हेतु D134 और मुक्ता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यार हाँ आपने एक पॉइंट तो सुना ही होगा यार हाँ ब्लाइंड होइंग। ठीक है, आपने कई बार सुना है इस वर्ड को, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन आपसे लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लाइंड होइंग किसे बोला जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो इस लाइन को देख लीजिए, स्पष्ट ध्यान से समझिएगा कि गन्ने के अंकुरण से पहले की जाने वाली गुड़ाई को ही यार हाँ ब्लाइंड होइंग या अंधी गुड़ाई के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्लाइंड होइंग किसे कहते हैं कि गन्ने के अंकुरण से पहले की जाने वाली गुड़ाई को ही किस नाम से जाना जाता है, अंधी गुड़ाई के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि इस लाइन से मुख्यतः 2 क्वेश्चन बनते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है ये आपसे पूछा जाता है कि अंधी गुड़ाई का संबंध किस फसल से होता है।
तब आपका राइट आंसर क्या होगा, गन्ना। ठीक है, यहाँ अंधी गुड़ाई का संबंध किस फसल से होता है, तब आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, शुगर कैन या गन्ना से संबंधित होता है। और अगर आपसे पूछ लिया ऐसा कि अंधी गुड़ाई किसे कहते हैं, और अंधी गुड़ाई को यहाँ सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ब्लाइंड होइंग क्या होती है, अंधी गुड़ाई होती है। अर्थात यहाँ अंधी गुड़ाई को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ब्लाइंड होइंग के नाम से जाना जाता है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो आप इस लाइन में देख सकते हो। अर्थात गन्ने के अंकुरण से पहले की जाने वाली गुड़ाई को ही यार अंधी गुड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है वैसे कि भारत में किस मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये किसके द्वारा होती है, हाँ किस मानसून के द्वारा। ठीक है, किस मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पता है यहाँ गन्ने का प्रमुख हानिकारक कीट कौन सा होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है और कई बार आपसे पूछा गया है कि कौन सा होता है हानिकारक कीट, ये होता है रेड रोट होता है। कौन सा होता है, रेड रोट होता है। अर्थात किसके द्वारा ये फैलता है इसके भी आपको पता होना चाहिए, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है जो रेड रोट डिजीज होती है गन्ने में, तो ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म आपको बताना है, अर्थात रोग जनक आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ कोलेटोट्राइकम फालिकेटम किसके द्वारा होता है, यहाँ रेड रोट रोग ये होता है कोलेटोट्राइकम फालिकेटम के द्वारा होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है राजस्थान में मानसून कितने दिन का होता है, तो यहाँ मानसून जो होता है अर्थात जो वर्षा काल होता है, तो वर्षा काल या फिर मानसून में आप इसे मान सकते हो, तो ये कितने दिन होता है, ये होता है हाँ 40 से 80 दिन होता है। कितना होता है, 40 से 80 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो सभी को पता होगा वैसे इस क्वेश्चन को हमने आपको क्लियर कराया था कई बार, और यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन है और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये बनता है। तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, ये होती है 575 mm होती है। याद रखिएगा, इन यूनिट को भी आपको जरूर याद रखना है क्योंकि यहाँ दोनों तरह से ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, mm का मतलब होता है मिलीमीटर और cm का मतलब होता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे कि यहाँ राजस्थान में जो एवरेज रेनफॉल होती है अर्थात औसत वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है, यहाँ 575 mm होती है अर्थात मिलीमीटर होती है। दोबारा से देख लीजिए कि 575 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है औसत वार्षिक वर्षा, ये होती है 575 मिलीमीटर। और अगर बात है सेंटीमीटर में तो कितनी होती है 57.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है 57.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, एक यूनिट ऐसी है सेंटीमीटर में और एक यूनिट दे रखी है आपको मिलीमीटर में। अर्थात आज से क्वेश्चन अगर पूछ ले ऐसा है कि mm में आप बताइए एवरेज रेनफॉल राजस्थान में कितनी होती है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ 575 mm होती है। और अगर आपसे पूछ ले ऐसा है कि सेंटीमीटर में कितनी वर्षा होती है राजस्थान में, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ 57.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि गन्ने की फसल में की जाने वाली ऐसी क्रिया जिसमें इसके तने की पत्तियों से ढक दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तने का यानी गन्ने का जो तना होता है इसे पत्तियों से ढक दिया जाता है, तो कौन सी क्रिया होती है, ये होती है हम प्रोपिंग होती है। कौन सी होती है, प्रोपिंग होती है। अब याद रखा, इस लाइन से भी मुख्यतः दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि इसमें आपको दे रखा है कि यहाँ जो प्रोपिंग होती है होती क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है। सेकेंड क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो इसे पूछा जाता है कि जो प्रोपिंग टर्म होती है, याद रखिएगा जो प्रोपिंग शब्द होता है तो इसका संबंध किस फसल से होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तब आपका राइट आंसर क्या है, प्रोपिंग किस में की जाती है, गन्ने में की जाती है। किसमें की जाती है, प्रोपिंग गन्ने में की जाती है। और प्रोपिंग में करते क्या है, यहाँ जो फसल का जो तना होता है उसे पत्तियों से ढक दिया जाता है। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं प्रोपिंग के, जैसे कि आप नेक्स्ट लाइन में देख सकते हो कि प्रोपिंग क्रिया के लाभ क्या क्या होते हैं। ये होते हैं तने को धूप से बचाना, तने को वर्षा से बचाना, तने को हानिकारक कीटों से बचाना। क्या लाभ होते हैं यहाँ प्रोपिंग क्रिया के, तने के धूप से बचाना, वर्षा से बचाना और हानिकारक कीटों से बचाना मुख्य कार्य होते हैं प्रोपिंग के। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गन्ने की फसल की कटाई करने के बाद उसकी जड़ों से पुनः फुटाव से प्राप्त की गई फसल को किस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछा भी गया है कि रेटून की फसल किसे बोलते हैं या फिर पेड़ी की फसल किसे बोला जाता है। तो इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि गन्ने की फसल की कटाई करने के बाद उसकी जड़ों से पुनः फुटाव से प्राप्त की गई फसल को ही किस नाम से जाना जाता है, रेटून या पेड़ी की फसल के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऐसे भी आप समझ सकते हो कि मान लीजिए शुगर केन है, आपने इसे हार्वेस्ट कर लिया है तो जो थोड़ा सा डंठल बच जाता है तने का, तो इस तने से याद है क्या, जो यानी
थोड़ा बहुत तना बच जाता है तो इस तने से नेक्स्ट क्रॉप को लेना ही क्या कहलाता है, पेड़ी की फसल कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचेंगे विपरीत जलवायु के प्रति फसल बीमा क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसको आप इजीली मत लेना, इसे भी आप इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखना कि यार हम विपरीत जलवायु के प्रति फसल बीमा क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि विपरीत जलवायु के प्रति फसल बीमा क्या होता है, तो होता है मिश्रित फसल होती है। कौन सा होता है फसल बीमा, ये होता है मिश्रित फसल होता है। क्योंकि मान लीजिए मिश्रित फसल क्यों होता है, ऐसे आप समझना चाहते हो तो मान लीजिए अगर मिश्रित फसल हम ले रहे हैं तो इसमें अगर मान लीजिए एक फसल खराब हो गई तो दूसरी तो हमको देगी ना, यानी एक फसल अगर खराब हो रही है तो दूसरी क्रॉप से तो हमको जो प्रोडक्शन मिलेगा या फिर जो कॉस्ट मिलेगी, कॉस्ट तो वैसे लगती है लेकिन जो उससे इनकम होगी वो तो होगी ना। एक तो नष्ट हो गई लेकिन उसकी जगह दूसरी तो दे रही है, इसलिए ना इसे एक तरह से फसल बीमा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे आलू की बुआई करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया है, तो ये कैसे है, पोटैटो प्लांटर का प्रयोग किया है। किसका किया है यार, आलू की बुआई करने के लिए ये इस यंत्र का प्रयोग कैसा है, पोटैटो प्लांटर का यूज़ किया है। जैसे नाम से इसका है पोटैटो प्लांटर, अर्थात यार प्लांटिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया है, पोटैटो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि यहाँ लगातार आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात यहाँ CSWCRTI कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है यहाँ देहरादून उत्तराखंड में। दोबारा से देख लीजिए कि केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित होती है देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि सामान्यतः तापमान दर कितनी होती है। अब याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछा जाता बल्कि ऐसे पूछा जाता है कि लैप रेट कितनी होती है। याद रखिएगा कि लैप रेट कितनी होती है, तो ये होती है 6.5 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। अर्थात अगर आप नहीं समझे हो तो ऐसे आप समझ सकते हो कि मान लीजिए अगर प्रति किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर अगर ऊंचाई बढ़ती है तो उससे क्या होता है यहाँ कि 6.5 सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है और इसी टेम्परेचर को यहाँ लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। दोबारा से देख लीजिए कि तापमान दर कितनी होती है, ये होती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्रति किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि केंद्रीय मृदा एवं लवणीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, अर्थात यहाँ सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा सेंट्रल सोइल एंड सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है यहाँ करनाल हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को देना एक लाइक, इस वीडियो को देना अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपोर्ट ऑफिसर, जब तक लीजिए जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।